नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे और मोटे रजिस्टर में आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट भी कर रहे होंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, एटलीस्ट मुझे पता चले कि मेरे कितने सिंसियर व्यूअर हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऐसा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, देखना चाहिए, पूरी वीडियो देखें और फैक्ट्स को नोट भी करना है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर का नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। सबूत के भार के चैप्टर के अंदर दो बातों पर बातें मोस्टली हो रही हैं। एक है बर्डन ऑफ प्रूफ और दूसरा है प्रिजम्पशन, उपधारणाएं। तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में देखिए आप, या तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है या फिर प्रिजम्पशन की बात हुई है। लेकिन एक सेक्शन हमने ऐसी भी पढ़ी थी, सेक्शन 105 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, अब 108 हो गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जहां पर दोनों की बात की गई। पहले बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई और फिर साथ में कहा गया है कि कोर्ट प्रिज्यूम भी करेगी, शैल प्रिज्यूम। बट बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें आप देखेंगे तो या तो केवल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है या फिर प्रिजम्पशन की बात हुई है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि जहां बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो रही है वहां प्रिजम्पशन भी है, और जहां प्रिजम्पशन है वहां बर्डन ऑफ प्रूफ भी है। ऐसा मानने के पीछे के कुछ जेन्युइन कारण हैं। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ का काम क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहता है कि ड्यूटी लगा दी किसी पर्सन, किसी पार्टी की, कि अब किसी फैक्ट को आप प्रूव करो। इसका मतलब यहां पर प्रिजम्पशन तो होगी, चाहे वो रेस्पोंडेंट के फेवर में हो, चाहे प्लेंटिफ के फेवर में हो, चाहे प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो, चाहे एक्यूज के फेवर में हो। मान लो सेक्शन 104 की बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही गई, तो यहां पर प्रिजम्पशन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रिजम्पशन है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव नहीं कर देता कि ही इज गिल्टी, और प्रूव करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। इसलिए जब जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रिजम्पशन छिपी होती है। और दूसरी तरफ जहां जहां जिन जिन सेक्शन में प्रिजम्पशन की बात होती है वहां वहां कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बर्डन ऑफ प्रूफ छिपा होता है। क्योंकि जब आप प्रिजम्पशन की सेक्शंस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, तीन तीन सेक्शन है प्रिजम्पशन से रिलेटेड, जहां डेफिनेशन दी गई है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम देख लीजिए, वहां पर कहा कि कोर्ट ने अगर प्रिजम्पशन कर लिया, मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी फैक्ट को प्रूव मान सकती है अगर फंडामेंटल फैक्ट प्रूव हो गए, और अगर एक बार कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर होगा उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रिजम्पशन के साथ में कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है। हालांकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। ये वर्ड लिखा है, इट मींस अब डिस्प्रूव करने की पार्टी तो बारी तो उसी व्यक्ति की होगी ना जिसके अगेंस्ट प्रूव कर दिया गया है। तो आपके माइंड में ये चार बातें एक साथ होनी चाहिए कि जहां बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होगी वहां प्रिजम्पशन की भी बात होगी, और जहां प्रिजम्पशन की बात होगी वहां बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात आपको करनी है। बट आपको सोचकर निकालना है कि कौन सी प्रिजम्पशन की यहां पर बात हो रही है। मैंने तीन बातें आप लोगों से करी थी पिछली वीडियो में। एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, इट मींस पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस पार्टी के ऊपर होती है। ये कहते हैं कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे केस को प्रूव करने की, यही कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। और सिविल केसेस में ये प्लेंटिफ के ऊपर होता है, हमेशा ही, कभी शिफ्ट नहीं होता। और क्रिमिनल केसेस में यही प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, कभी भी शिफ्ट नहीं। और इसी के साथ में दूसरी बात कही थी, जहां पर एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की बात होती है वो ऑनस कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा है, जहां पर एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करने की बात आएगी। फैक्ट की, एक फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करने का जो बर्डन होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही ऑनस कहलाता है। और ये ऑनस एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट होता रहता है। एक तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म और बताई थी मैंने,
जिसको कहा जाता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ जैसा ही कुछ है, लेकिन उस पार्टी पर नहीं है रिवर्स वाला बर्डन जिस पार्टी के ऊपर ऑर्डिनरी बर्डन है, उस पार्टी पर नहीं। जो मेन पार्टी है, या तो प्रोसिक्यूशन की बात करें या प्लेंटिफ की बात करें, तो वहां बर्डन ऑफ प्रूफ है, इट मींस पूरे के पूरे केस को आप प्रूव करो जी। लेकिन जब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रजम्पशन से निकल कर आता है। बिना प्रजम्पशन के रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगी, कॉन्सेप्ट समझने में भी हेल्प करेंगी, और आप अच्छे से नोट करके रखना और इनको प्रैक्टिस में यूज भी किया करो, एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखा करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीद लो, उनको चेक करो, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक से कनेक्टेड जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके देखिए, क्या वो क्वेश्चन मेरी वीडियोस को सुनने के बाद सॉल्व हो पा रहे हैं। और नहीं हो पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो मेरी वीडियो के कारण मेरी वीडियो से एड्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसे आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आप लोगों को दिया जाए। तो मैं बता रहा हूं कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ बिना प्रिजम्पशन के इसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो, और प्रिजम्पशन के ही कारण ओनस भी आता है किसी दूसरी पार्टी के ऊपर। तो कब ओनस आएगा और कब रिवर्स बर्डन आएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, बट यहां पर भी समझ लीजिए, क्योंकि जो आज हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यही सेक्शन पहले 111 कैपिटल ए हुआ करती थी 1872 वाले कानून में, इसमें कहीं ना कहीं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होगी। तो किस तरीके से प्रिजम्पशन है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रिजम्पशन होती है फैक्ट की, तथ्य की प्रिजम्पशन, केवल एक फैक्ट की प्रिजम्पशन। दूसरी बात, दूसरी तरफ प्रिजम्पशन होती है किसी ऑफेंस की, अपराध किए जाने की प्रिजम्पशन। अपराध किए जाने की प्रिजम्पशन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि कुछ फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिए गए। इससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि अगर एक्यूज के अगेंस्ट जो आरोप लगाए, उन ऑफेंसेस के हर एक इंग्रेडिएंट को जब तक प्रूव नहीं कर दिया जाएगा तब तक एक्यूज इनोसेंट है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसके फेवर में रहेगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर कोई इंग्रेडिएंट रह गया, बट उस इंग्रेडिएंट को पूरा करने के लिए कानून ने प्रिजम्पशन का सहारा लिया और ये कहा कि इस फैक्ट को हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये प्रूव हो गया है। प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं, बट प्रिजम्पशन के कारण कहता है कानून कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये फैक्ट, ऐसे ऐसे फंडामेंटल फैक्ट प्रूव हो जाने से हम प्रिज्यूम करेंगे कि अब ऐसे व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप है उसने वो ऑफेंस कर दिया है। तो दो टाइप के प्रिजम्पशन देख रहे हैं आप, एक तरफ है कि ये फैक्ट प्रूव मान लिया जाएगा, कुछ फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ है कुछ फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिए तो मान लिया जाएगा कि उसने वो ऑफेंस किया है। तो जब फैक्ट को प्रिज्यूम्ड माना गया तो बर्डन जो आया एक्यूज के ऊपर वो ओनस है, केवल एक फैक्ट को प्रिज्यूम किया था तो उसी को डिस्प्रूव करने की ड्यूटी आ रही है इस पर्टिकुलर प्रिजम्पशन से, और एक फैक्ट को प्रूव करने की जो ड्यूटी है या डिस्प्रूव करने की ड्यूटी है वो ओनस है। लेकिन दूसरे मामले में देखिए कि यहां पर लॉ कहता है कि हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, यहां फैक्ट के प्रिजम्पशन नहीं है, वो कहते हैं ऑफेंस कर दिया है ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेंगे। इट मींस अब एक्यूज के ऊपर बर्डन आ गया है कि आप इसको डिस्प्रूव करिए कि आपने ऑफेंस नहीं किया है, जबकि ऑफेंस किया है एक्यूज ने। ये मेन बर्डन किसके ऊपर था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। इट मींस इसका कुछ रिवर्स बर्डन अब इस प्रिजम्पशन के कारण कि उसने ऑफेंस किया है, अब रिवर्स बर्डन एक्यूज के ऊपर आ गया। तो कैसे पहचानेंगे आप कि कहां पर बर्डन ऑफ ऑनस है, कहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ओनस का है, और कहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो ध्यान देना, एक बेसिक सी बात बता दे रहा हूं आपको, जहां पर फैक्ट को प्रिज्यूम करने की बात आ रही हो वहां पर ओनस शिफ्ट हुआ है, और जहां पर ऑफेंस को प्रिज्यूम करने की बात आ रही हो वहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इस व्यक्ति के ऊपर आ गया है।
उसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता ना, इसीलिए नई टर्म देनी पड़ी, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज के ऊपर होगा। देखिए जैसे कि इस सेक्शन में कहा गया है। पहले इस सेक्शन की थोड़ी मैं बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल ए था, 111 है कैपिटल ए। इट मींस ओरिजिनली जब 1872 में एक्ट नंबर 1 जब ये बना था, तब उस एक्ट में ये सेक्शन नहीं थी, तो बाद में ऐड हुई है। तो जब बाद में ऐड हुई है तो आपको दो बातें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि एक तो कब ऐड हुई और दूसरी बात क्यों ऐड हुई। क्योंकि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं दोस्तों समाज में कि उन बातों को कंट्रोल करने के लिए, उन बातों को हैंडल करने के लिए कानून में प्रोविजन नहीं होता, या कानून के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनका फायदा लेकर अक्यूज पर्संस, कुछ पार्टीज फायदा उठाने लगती है। उस लूप होल का पार्टीज फायदा ना ले सकें, उसके लिए प्रिजम्पशंस बाद में ऐड कर दी जाती है। तो यहां पर भी ये सेक्शन 111 कैपिटल ए 1984 में ऐड की गई। 1984 में जब ऐड की गई थी, जब 1983 में पंजाब एंड चंडीगढ़ में टेररिज्म बढ़ गया। अब टेररिज्म बढ़ गया था तो वहां पर इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उनको टाइमली कवर करना था सरकार। तो उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। तो उस ऑर्डिनेंस से दो काम किए थे। एक तो इस सेक्शन को ऐड कर दिया था और एक प्रिजम्पशन लगा दी थी कि कुछ फंडामेंटल फैक्ट हम दे रहे हैं, इनको आप प्रूव कर देना, तो मान लेंगे कि इस व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर ऑफेंस, सर्टेन ऑफेंस कर दिया है। अब जैसे ही ऑफेंस की प्रिजम्पशन आएगी तो इट मींस रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा। यहां पर प्रोसिक्यूशन को कुछ आसानी हो जाती है अपने केस को प्रूव करने में, और एक्यूज को जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है एक्यूज के अगेंस्ट, वो विड्रॉ कर ली जाती है। तो यहां एक्यूज को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो मामले को गड़बड़ करना चाहते हैं, समाज में गड़बड़ करना चाहते हैं, और वो लूप होल का फायदा लेना चाहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का फायदा लेना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में सरकार इस तरीके से अमेंडमेंट करके इस प्रिजम्पशन ऑफ विड्रॉल को, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ कर लेती है। तो यहां पर भी 1984 में भी उस समय की केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ किया। तो वो मामले कौन कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली बात यहां समझ गए आप कि ये वाला प्रोविजन पहली बार कानून में कब आया था, 1984 में आया था, और ऑर्डिनेंस से आया था, जो बाद में एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इस ऑर्डिनेंस का नाम था द टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया एक्ट। बाद में जब एक्ट बना, ऑर्डिनेंस एक्ट बना, तो वो एक्ट हो गया 1884 का। क्यों बनाया गया, इसके पीछे का पर्पस क्या था? क्योंकि टेररिज्म वहां पर जब पंजाब एंड चंडीगढ़ में चल रहा था, तो इस वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लोगों के लिए वहां पे शांति बनाए रखनी थी, तो कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन करने थे, तो उन्होंने इस तरीके से यहां पे कर दिए। तो जब जब प्रिजम्पशन की बात आती है, और यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहे, प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बैकग्राउंड में, फ्रंट में प्रिजम्पशन ऑफ प्रूफ। और जब जब प्रिजम्पशन की बात आती है, तो प्रिजम्पशन के मामले में दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को कह चुका हूं कि कुछ फंडामेंटल फैक्ट प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिजम्पशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है कि सीधे सीधे कह दिया कि हमने तो प्रिज्यूम कर लिया है कि आपने ऑफेंस कर दिया है, अब आपके ऊपर जो रिवर्स बर्डन है वो आपके ऊपर है कि आप करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ फंडामेंटल फैक्ट डिक्लेयर किए जाते हैं उसी प्रोविजन में कि ये फंडामेंटल फैक्ट होंगे, आप इनको पहले प्रूव कर देना, फिर हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपने ऑफेंस कर दिया है। वैसे अगर इस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि कानून में नहीं है, तो वो फंडामेंटल फैक्ट जिनको प्रूव करने से कोर्ट मान लेगी कि इसने ऑफेंस कर दिया है, वो फंडामेंटल फैक्ट होते क्या है? उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट, उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को, जिन जिन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर वो ऑफेंस बनता है, उन सबको प्रूव कर देने के बाद अब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, अब कोर्ट बिलीव कर लेगी कि हाँ ऑफेंस किया है। तो फिर यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को आप प्रूव कर देना, देन फिर हम मान लेंगे कि आपने ऑफेंस कर दिया है। तो यहां बिना इसके हुए
जो इंग्रेडिएंट को प्रूव करने वाली बात हो रही है और यहां पर कुछ फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव करने वाली बात हो रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, इस मामले में जब बिना प्रिजम्पशन के इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना है तो हर एक इंग्रेडिएंट पूरा होना चाहिए, प्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन इस मामले में जब प्रिजम्पशन की बात आती है तो इंग्रेडिएंट प्रूव नहीं होने। इंग्रेडिएंट प्रूव करना बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब प्रिजम्पशन को रेज करने के लिए, प्रिजम्पशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल फैक्ट, जिनमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो, सिंपल कह देते हैं कि भैया आप इन पर्टिकुलर फैक्ट्स को प्रूव कर देना, फिर हम मान लेंगे कि अब इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कर दिया है, देन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर आ जाए। तो इस सेक्शन को पढ़े हम, सेक्शन 115, तो हेडिंग तो सिंपल इतना कहता है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ निश्चित अपराध हैं जिनके मामले में कुछ प्रिजम्पशन है, अपराध की प्रिजम्पशन है। तो हेडिंग से ही आपको समझ में आना चाहिए यहां पर ऑफेंस की प्रिजम्पशन है या फैक्ट की प्रिजम्पशन नहीं। हेडिंग को भी दोस्तों आप याद कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान पूछ लिया जाता है और हम इतनी टफ क्वेश्चन की तैयारी करते हैं कि कई बार हम इजी क्वेश्चन को भूल जाते हैं। और सबसे इजी क्वेश्चन होता है कि हेडिंग पूछ लिया सेक्शन का और पूछ लिया, कभी कभी हमें हेडिंग याद नहीं होता, बाकी चीजें हमें सब कुछ याद होती है। तो यहां पर हेडिंग से ही देखते हमें समझ आ गया कि यहां पर प्रिजम्पशन ऑफेंस की हो रही है, और जैसे ही प्रिजम्पशन ऑफेंस की हो रही है, इट मींस यहां पर ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेगी। देखिए क्या कहता है। अच्छा, बेसिक बात बता देता हूं कि इस सेक्शन को समझने के लिए आपको 3 बातें समझनी, क्योंकि ये बड़ी सेक्शन है। जब आप देखेंगे यहां से यहां तक तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन को कैसे कम से कम किया जाए और इजीली आपको सारे प्रोविजन इसमें जो लिखे याद रह जाए, उसके लिए आप देखिए 3 बातें आप याद कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि एक पर्सन के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने कोई अपराध कर दिया है। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि यहां पर प्रिजम्पशन तब शुरू होगी जब किसी एक्यूज के ऊपर आरोप हो कि आपने एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑफेंस कर दिया है। अब वो सर्टेन ऑफेंसेस कहां लिखेंगे? सबसेक्शन 2 में लिखेंगे। इट मींस कौन सा ऑफेंस कर दिया है, दूसरी बात ये लिखी गई है। अब तीसरी बात है कि वो ऑफेंस किस एरिया में किया था, क्योंकि यहां ये भूलने वाला पॉइंट है, भूल सकते हो आप। तो तीसरा पॉइंट है कि इस एरिया में किया था, तो वो सबसेक्शन 1 के 2 क्लॉज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। इन दोनों में वो एरिया बताए गए हैं जिन एरियाओं में ये सर्टेन ऑफेंसेस किए गए थे, और ऑफेंसेस का जो संख्या है, ऑफेंसेस की जो संख्या है, सेक्शंस हैं, वो टोटल 4 है। लेकिन 4 ऑफेंसेस में भी आपको ध्यान देना, एक बार तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, एक बार ऑफेंस की अटेम्प्ट की जाती है, एक बार ऑफेंस को अबेट किया जाता है, या फिर ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की जाती है। 4 सेक्शंस के अंदर भी 4 बातें कि ऑफेंस हो गया, उसकी अटेम्प्ट हो गई, या फिर उसका अबेटमेंट किया है, या फिर उसकी कॉन्स्पिरेसी की गई। तो इन्हीं से रिलेटेड हैं, जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। पहले यहां पर जो अपराध लिखे गए आज की डेट में, जब आप सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 147 से लेकर 150 तक लिखे गए भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस हैं, और यही ऑफेंसेस पहले 121, 121A, 122 एंड 123 हुआ करते थे। इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस यहां पर लिख दी गई। तो इसमें 3 बातें। नंबर 1 बात कि उस व्यक्ति के ऊपर आरोप हो, और इन 4 में से किसी ऑफेंस को करने का, 147 से लेकर 150 बीएनएस के किसी भी ऑफेंस को करने का, इन ऑफेंसेस को करने का, या इनकी अटेम्प्ट करने का, या इनका अबेटमेंट हो, या इनकी कॉन्स्पिरेसी हो। चारों को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि ये ऑफेंस कहां किए गए, तो इस पार्ट में बताया गया कि ये वो पर्टिकुलर होना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्ड आप याद कर लीजिए कि वो एरिया अपनी इंडियन टेरिटरी में डिस्टर्ब्ड एरिया हो, डिस्टर्ब्ड एरिया, विक्षुब्ध क्षेत्र। ऐसे विक्षुब्ध क्षेत्र में ये अपराध किया गया है, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर ले कि, अब वो फंडामेंटल फैक्ट रह जाते हैं कि कब प्रिज्यूम करेगी, जब वो फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिए जाएंगे। तो वो फंडामेंटल फैक्ट है क्या? तो कोर्ट ये कहती है फंडामेंटल फैक्ट के लिए यहां पर ये कहा गया है कि पहली बात तो शो करना है, प्रूव नहीं करना है। और अगली बात
कि वो व्यक्ति उस प्लेस पर, प्लेस कौन सा है यहां पर, अभी मैं प्लेस को आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी डिस्टर्ब्ड एरिया आप समझ लीजिए कि उस डिस्टर्ब्ड एरिया में ये व्यक्ति प्रेजेंट था, ये व्यक्ति डिस्टर्ब एरिया में प्रेजेंट था, ऐसा शो करना है। और किस टाइम पर प्रेजेंट था, जिस टाइम पर ऐसा ऑफेंस हुआ है। और यहां पर ये जो ऑफेंसेस हैं ये टेररिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपने देखा कि टेररिज्म को ही दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया। तो यहां पर जो ये ऑफेंसेस हैं चार, ये टेररिज्म से रिलेटेड हैं। तो इस टेररिज्म से जो घटनाएं हो रही थी, जहां पर ये घटना हुई, वो एरिया डिस्टर्ब एरिया होना चाहिए। और उस समय पर इस डिस्टर्ब एरिया में अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट था, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि उस व्यक्ति ने ऐसे 4 अपराध किए। ये बेसिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको एक बेसिक खाका इस सेक्शन का माइंड में आ जाए। तो अब अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाते हैं, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा, एक्यूज के ऊपर होगा, कि वो प्रूव करे कि कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया कि तुमने ऑफेंस कर दिया है, तो अब आप प्रूव करो कि आपने अपराध नहीं किया है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि वो किस तरीके से प्रूव कर सकता है एक्यूज की उसने अपराध नहीं किया है। तो इस बात के दो तरीके हैं कि एक तो ये हुआ कि जितने भी उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से किसी भी एक इंग्रेडिएंट को वो डिस्प्रूव कर दे। देखिए होता क्या है कि प्रिजम्पशन की जरूरत जब पड़ती है कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना ऑफेंस के, उन्हें प्रूव करने में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। तो जिस फैक्ट को प्रूव करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, उसके लिए कोर्ट कह देता है कि हम तो इसको प्रिज्यूम कर लेंगे, अब डिस्प्रूव करना आपकी ड्यूटी है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं कि मान लो किसी ऑफेंस में 5 इंग्रेडिएंट हैं, 4 इंग्रेडिएंट प्रूव कर दिए प्रोसिक्यूशन ने विद एविडेंस, और 5वें इंग्रेडिएंट को कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया क्योंकि फंडामेंटल फैक्ट कुछ प्रूव हो गए। तो अब केस प्रूव हो गया। अब एक्यूज के ऊपर बर्डन आया कि वो डिस्प्रूव करे। तो इसमें 2 टाइप के फैक्ट हैं। एक फैक्ट ऐसे हैं जो इंग्रेडिएंट प्रोसिक्यूशन ने विद एविडेंस प्रूव किए, और एक एविडेंस इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसको प्रिजम्पशन से प्रूव माना गया। तो अगर इसमें से एक्यूज उन 4 में से किसी एक फैक्ट को डिस्प्रूव कर दे, तब भी केस उसका एंड हो गया। तब भी कह सकता है कि वो मैंने अपना बर्डन पूरा कर दिया है, आपके एक इंग्रेडिएंट को धराशायी कर दिया, जैसे ही ये एक इंग्रेडिएंट मिसिंग हुआ तो अब ऑफेंस नहीं है। और मेरे अगेंस्ट जो प्रिजम्पशन आपने करी थी कि मैंने ऑफेंस कर दिया, तो मैंने तो काम कर दिया अपना, मैंने तो ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर दी। या फिर वो फैक्ट जो प्रिज्यूम कर लिया है कोर्ट ने, उसको डिस्प्रूव कर दे, तब भी केस अधूरा रह गया। इसका मतलब जैसे ही रिवर्स बर्डन एक्यूज के ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको हर एक इंग्रेडिएंट को डिस्प्रूव करना है। नहीं, उसको केवल एक इंग्रेडिएंट को डिस्प्रूव करना है, उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। अगर वो कर सकता है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इंग्रेडिएंट को भी डिस्प्रूव कर सकता है, तो करे। कहीं भी बीच में कोई डाउट ही ना रहे, क्योंकि फाइनली तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि एक्यूज डिस्प्रूव कर पाया या नहीं कर पाया। अब एक्यूज अपने मन में सोचता है कि मैंने डिस्प्रूव कर दिया, बट कोर्ट बिलीव करता है कि नहीं, ये डिस्प्रूव नहीं हो पाया, तब तो सजा हो जाएगी उसको। तो दिखाता हूं मैं आपको कि लैंग्वेज क्या कहती है दोस्तों। सबसेक्शन 1 कहती है वेयर अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। तो यहां पर ये जो सर्टेन ऑफेंसेस लिखा है, ये कहां लिखे गए हैं, सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड इनको कर दिया गया है। तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है इन 4 में से किसी भी ऑफेंस को करने का, तो पहली बात उसके खिलाफ एक चार्जशीट होनी चाहिए इन 4 में से किसी भी एक ऑफेंस की, इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी अबेटमेंट, इनका अटेम्प्ट, इस तरीके के ऑफेंसेस का एक व्यक्ति आरोपी होना चाहिए। ये है इसको कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। इसके बाद ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। अब इसके अंदर क्लॉज ए बोला है कि ऐसा आरोप है कि उसने ये ऑफेंस किया, बट कहां किया, इन एनी एरिया डिक्लेयर्ड टू बी अ डिस्टर्ब एरिया under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order। भैया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया हुआ था
और वो किया गया था कि जो डिसऑर्डर है उसको सप्रेस करना है, उसको खत्म करना है, और जो ऑर्डर था, पब्लिक ऑर्डर था, लोक शांति थी, लोक, तो उसको रिस्टोर करना है, वापस लाना है, और वापस लाने के बाद मेंटेन करके भी रखना है, उसे बनाए रखना है। तो ये डिस्टर्ब एरिया क्यों डिक्लेयर किया गया था, उसका यहां पर पर्पस दिया गया है। ऐसे डिस्टर्ब एरिया में किसी व्यक्ति ने इन चार में से कोई एक ऑफेंस किया था, या फिर यहां देखिए पहले वाला जो एरिया है ये डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड करती है गवर्नमेंट अपना एक नोटिफिकेशन पब्लिश करके। उस नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि इस डेट से इस एरिया को हम डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। इस वजह से जो अपनी आर्मर्ड पुलिस होती है, आर्मर्ड फोर्सेस होती हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर मिल जाती है अंडर एक्ट है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। उसकी कुछ पावर इनके पास आ जाती हैं और वो अपनी एक्स्ट्रा पावर्स का यूज करके जो ये डिसऑर्डर हुआ है उसको सप्रेस करती हैं, और जो पब्लिक ऑर्डर था उसको रिस्टोर करने की कोशिश करती हैं, वापस लाने की कोशिश करती हैं, और फिर वापस आ जाए तो उसे बनाए रखने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने असम में देखा होगा, असम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। 1983 में पंजाब एंड चंडीगढ़ को भी बहुत सारे एरियाज को वहां पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया था। 2019 में अगेन जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किए थे, नोटिफिकेशन क्लियर करके। तो प्रैक्टिकल में जब पुलिस को ये फैक्ट प्रूव करने होंगे, ये सभी फैक्ट पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने पड़ेंगे कि नंबर एक बात कि जिस एरिया में ये ऑफेंस का आरोप हमने इस व्यक्ति के ऊपर लगाया है, ये व्यक्ति डिस्टर्ब एरिया था। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? वो नोटिफिकेशन की कॉपी कोर्ट को दिखाई जाएगी, और वो नोटिफिकेशन की कॉपी को जैसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करते हैं उस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। देन प्रूव हो जाएगा कि हाँ वो एरिया डिस्टर्ब एरिया था। अब अगली बात कि मान लो डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ था, यहां पर तो डिक्लेयर्ड है, इट मींस पब्लिकेशन हो रखा है नोटिफिकेशन का। मान लो अगर पब्लिकेशन नहीं है तो भी डिस्टर्ब एरिया किस तरीके से डीम्ड डिस्टर्ब एरिया हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं है डीम्ड, लेकिन है। देखिए, एनी एरिया, अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई अपराध करने का आरोप है, इन एनी एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 month एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। अगर कोई एरिया ऐसा है जिस एरिया में 1 महीने से ज्यादा, ध्यान देना कितना है, मोर देन 1 month, 1 month नहीं भैया, मोर देन 1 month, और कैसा डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस होना चाहिए, जो लोक शांति है उसमें गड़बड़ होनी चाहिए, विक्षुब्ध होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, लेकिन एक्सटेंसिव होनी चाहिए। केवल ये कह देना कि डिस्टर्ब ऑफ पब्लिक पीस था 1 महीने से अधिक उस एरिया में, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं था, सफिशिएंट नहीं होगा क्लॉज बी को पूरा करने के लिए। आपको बताना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस था। डिस्टर्बेंस से काम नहीं चलेगा, एक्सटेंसिव, बहुत हाई लेवल का डिस्टर्बेंस 1 महीने तक कंटिन्यू रहा जिस एरिया में, ऐसे एरिया को भी आप इसी एरिया के बराबर मान सकते हैं जो क्लॉज ए में डिक्लेयर किया गया था डिस्टर्ब। और अगर ऐसे एरिया में भी वो व्यक्ति ऑफेंस किया है इस व्यक्ति ने, तो भी ये सबसेक्शन 1 की ये क्लॉज बी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, ये फैक्ट हैं जो शो करने पड़ेंगे, ये दिखाने पड़ेंगे। एंड और कुछ भी प्रूव करना पड़ेगा साथ में। और क्या करना है? इट इज सोन, और साथ में ये शो करना है। ये तो एरिया के बारे में था। अब पर्सन के बारे में देखिए कि पर्सन के बारे में क्या क्या शो करना है। इट इज सोन दैट सच पर्सन, सच पर्सन कौन सा पर्सन भैया? जब जब सच की बात आएगी, जब सच वर्ड यूज होगा, इट मींस इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। सच पर्सन का मतलब ये वाला पर्सन, अ पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो कोर्ट के सामने खड़ा है, उसके खिलाफ चार्जशीट हो रखी है, वो पर्सन है सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस इन सच एरिया। ये शो करना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे एरिया में, सच एरिया, अगेन सच, तो ये सच एरिया मतलब ए और बी दोनों में से कोई सा एक एरिया होना चाहिए, उस एरिया में ये व्यक्ति रहा था, इस वहां पे प्रेजेंट था। कब? एट अ टाइम व्हेन फायर आर्म्स, जो आयुध हैं, फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक,
वर यूज्ड एट या फिर फ्रॉम दैट प्लेस टू अटैक। पहले यहां तक समझाता हूं आपको, फ्रॉम दैट प्लेस। देखिए किस टाइम पर वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट था। देखिए यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि ये जो किया गया है ये इस पर्सन ने खुद किया है, नहीं। पर्सन की तो प्रेजेंट अपने आप में, पर्सन का प्रेजेंट होना अपने आप में सफिशिएंट है। इसने कुछ किया या नहीं किया, इट मींस ये एक तरीके से जॉइंट लाइबिलिटी है, जैसे जैसे सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड में हुआ करती थी, जो आजकल सेक्शन 3 और उसकी सबसेक्शन 5 में है भारतीय न्याय संहिता। केवल प्रेजेंस सफिशिएंट है, इस पर्सन ने कुछ किया या नहीं किया, इस सेक्शन की प्रिजम्पशन के लिए उन्होंने कहा है कि ये था, लेकिन कब था ये इंपॉर्टेंट है। उस समय था जिस समय कोई फायर आर्म का यूज हुआ या फिर किसी एक्सप्लोसिव का यूज हुआ। लेकिन यूज, दो बातें हैं यूज के लिए, कि एक तो या तो ऐसे एरिया में हुआ, ध्यान देना, ऐसे एरिया में हुआ जिस एरिया में वो प्रेजेंट था, या फिर उस एरिया में तो नहीं हुआ आर्म्स, फायर आर्म का यूज या एक्सप्लोसिव का यूज, बट यहां से हुआ है। यहां से कुछ फेंका गया, कुछ मिसाइल फेंकी गई, कुछ बम फेंका गया, दूर फेंका गया, बट यहां से फेंका गया किसी और एरिया में, तो जहां से फेंका गया वहां पर प्रेजेंट था ये व्यक्ति। दोनों सिचुएशन में ये फैक्ट कोई भी दिखा दीजिए, या तो जहां पर ये अटैक हुआ, फायर आर्म्स का यूज हुआ, वहां पर प्रेजेंट था, या जहां से फायर आर्म का यूज किया गया वहां पर प्रेजेंट था। और किस पर्पज के लिए इस फायर आर्म का यूज हुआ, किस पर्पज के लिए हुआ, टू अटैक, अटैक करना था या रेसिस्ट करना था द मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो वहां पर लगाई गई थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की पावर्स का यूज करने के लिए, उस डिस्टरबेंस को सप्रेस करने के लिए, उस डिसऑर्डर को सप्रेस करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस लगाई गई थी उन पे अटैक किया है, उनको रेसिस्ट करते हैं, उनकी पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोकते हैं उनको। और द फोर्सेस, कोई दूसरी फोर्सेस, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस है, यहां पर ओनली द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। आर्म्ड फोर्स की बजाय कोई दूसरी फोर्सेस भी अगर वहां पर लगी हैं, इस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटीज कर रही हैं अगर वो, तो उन पर अटैक किया उस समय, या उनको रेसिस्ट किया, किससे, फायर आर्म से। अटैक कैसा, लाठी डंडे का नहीं, फायर आर्म का अटैक हो या फिर एक्सप्लोसिव का अटैक हो, इनका यूज किया है, इस पर्पज के लिए किया है। अगर ऐसा शो कर दिया गया तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम, इट मींस शैल प्रिज्यूम है। और शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि वो फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिए, तो अब कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन नहीं है कि वो प्रिज्यूम ना करे। कोर्ट को बाउंड कर दिया है कि यू हैव टू प्रिज्यूम, लेट द एक्यूज्ड डिस्प्रूव। तो कोर्ट, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless the contrary shown that such person, again such person had committed such offense, such place, such person, such offense। तो ये तीन ही बातें हैं इसमें। पर्सन कौन सा है जिसके ऊपर आरोप है, सच प्लेस कौन सा है जो डिस्टर्ब एरिया है, सच ऑफेंसेस कौन से हैं, ये जो सबसेक्शन 2 में ये ऑफेंसेस लिखे हैं। अगर, और उसमें ये शो कर दिया है बीच में कि उस एरिया में था जिस एरिया में फायर आर्म या एक्सप्लोसिव का यूज हुआ, वहां से हुआ या वहां पर हुआ, और किस पर्पज के लिए हुआ, टू अटैक द आर्म्ड फोर्सेस या दूसरी वाली फोर्सेस, या फिर टू रेसिस्ट द आर्म्ड फोर्सेस या दूसरी वाली फोर्सेस जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, इस डिसऑर्डर को रोकने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को रिस्टोर करने। देन कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि अब उसने किया क्या है, सच ऑफेंस किया है, इट मींस ऑफेंस की प्रिजम्पशन है। इट मींस अब एक्यूज के ऊपर जो बर्डन आएगा वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाएगा, यहां पर ओनस नहीं कहलाएगा। क्योंकि ओनस जब कहलाएगा जब यहां पर किसी ऑफेंस की बजाय फैक्ट को प्रिज्यूम किया जा रहा होता, तो कहते अब एक्यूज पर ओनस आया है इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का, बट यहां पर रिवर्स बर्डन आया है इस ऑफेंस को डिस्प्रूव। तो ऑफेंस का और फैक्ट का डिफरेंस है ओनस में और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा सबसेक्शन 2 में ऑफेंस कौन से हैं जिनका आरोप
इस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए और उन्हीं की प्रिजम्पशन फिर कोर्ट करेगी। तो लिखा है द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 में लिखा है कि वो ऑफेंसेस जो सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाई किए गए, और जब सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं तो बात करते हैं कि वो ऑफेंसेस जो सबसेक्शन 1 में रेफर किए, तो कनेक्शन है। तो कौन से ऑफेंसेस आर द फॉलोइंग, नेमली एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 147 जो 121 हुआ करती थी, और ये है कमिटिंग waging war against the government of India, attempt to waging war against government of India, abetment of waging war against the government of India। तो तीन बातें हैं इस सेक्शन में 121 या 147 में। भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध कर दिया, छेड़ दिया, या भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध करने की अटेम्प्ट कर दिए, प्रयास कर दिए, या भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध करने की अबेटमेंट करती है, दुष्प्रेरण करती है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं आया यहां पर। तो क्या करें? तो कॉन्स्पिरेसी के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी में अलग से एक सेक्शन ऐड की गई थी 121 कैपिटल ए, जो अब सेक्शन 148 हो। तो इसी बातों के लिए, इन बातों के लिए जो सेक्शन 121 में पनिशेबल हैं, उन्हीं की अगर कॉन्स्पिरेसी की गई है तो उनकी पनिशमेंट 148 बीएनएस। अब बच्चे दो ऑफेंसेस 149 यानी 122 एंड 123। 122 में क्या बोला कि यही युद्ध छेड़ने के लिए आर्म्स कलेक्ट करता है कोई व्यक्ति, आर्म्स कलेक्ट करता है, तो सेक्शन 122 149, या फिर जो ऐसी डिजाइन बन चुकी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अब युद्ध छेड़ना है, ऐसी डिजाइन तैयार हो चुकी थी, उस डिजाइन को बताता नहीं है अथॉरिटीज को, बल्कि कंसील कर लेता है, छिपा लेता है, तो सेक्शन 150 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले 123 हुआ करती थी, लेकिन देखना इनमें अटेम्प्ट नहीं आया, इसमें अबेटमेंट नहीं आया, इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं आई इन दोनों ऑफेंसेस की। तो क्या इन दोनों ऑफेंसेस के ये कोई ऑफेंस, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, ये पनिशेबल नहीं होंगे क्या? तो क्लॉज बी पढ़ लीजिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 एंड 150 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखिए यहां पर तो तीन बातें ऑलरेडी इंक्लूड थी, ये तीन बातें, अटेम्प्ट थी यहां पर, अबेटमेंट था यहां इसमें, लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए अलग से सेक्शन आ गई। और इन दोनों में ये तीनों ही नहीं है, अबेटमेंट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है इसमें और इसमें, तो उसके लिए अलग से लिख दी जाएगी कि इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी ये अगर करी जाएगी तो उसके लिए पनिशमेंट कहां मिलेगी? कॉन्स्पिरेसी के लिए 120 भी, जो आज की डेट में 61 हो गई, अटेम्प्ट के लिए अगर कोई और सेक्शन नहीं है तो जो 511 हुआ आईपीसी हुआ करती थी, अबेटमेंट के लिए जो सेक्शन 107 हुआ करती थी, जो अब 49 वगैरह हो गई है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप इससे पहली सेक्शंस आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर देखना चाहते हैं और उससे कनेक्टेड सेक्शंस दूसरे लॉज की देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, फुल कोर्स ऑफ बीएसए, आप इसको क्लिक करिए और सीक्वेंस वाइज वीडियो लगी हैं उनको एक तरफ से आप देखिए, आपको आनंद आएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां पर लेजिटिमेसी की बात होती है, तो पहले सेक्शन 112 हुआ करती थी। उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय